इस व्यक्ति को जिसे गुरु कहा जाता था, अचानक यह कहते हुए सुनकर द हेर्माफ्रोडाइट ने अपनी आंखों में भयंकर चमक के साथ उसे घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अचानक ठंडे स्वर में पूछा। जिस व्यक्ति को मास्टर कहकर संबोधित किया गया था, उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। क्या तुम उस समय जो हुआ उसका बदला नहीं लेना चाहते? ये शब्द उसके मुंह से निकले। बोलने के बाद द हेर्माफ्रोडाइट ने अचानक अत्यंत भयानक और निर्मम हत्या की मंशा प्रकट की। 19 साल से भी ज्यादा समय पहले 4 प्रमुख परिवारों ने मार्शल आर्ट की दुनिया के कई उस्तादों के साथ मिलकर उसे लुआन पर्वत पर जाने के लिए मजबूर किया था। हालांकि यिन यांग बेहद क्रूर और शक्तिशाली था, फिर भी वह इतने सारे उस्तादों के आगे टिक नहीं पाया। आखिरकार इतने सारे उस्तादों को मारने के बाद उसे एक चट्टान से कूदने पर मजबूर होना पड़ा। घृणा, खूनी घृणा अचानक उसके सामने खड़ी द हेर्माफ्रोडाइट के मन में फिर से जाग उठी। जैसे जैसे वे पुरानी शिकायतें एक एक करके उभरने लगी, उसके 2 मुरझाए हुए भूतिया हाथ कसकर भींच लिए गए, मानो वो अपने पूर्व शत्रुओं के दिल और जिगर को एक एक करके चीर देना चाहता हो। मैं चाहता हूं। ये 2 शब्द अचानक एक अजीब चीख के साथ द हेर्माफ्रोडाइट के मुंह से निकले। लेकिन मैं पहले तुम्हें मारना चाहूंगा। अचानक द हेर्माफ्रोडाइट की आंखें जानलेवा निगाहों से उस पर टिक गईं। हालांकि तुमने मुझे 20 साल से भी पहले बचाया था। तुमने मुझे इतने सालों से इस नारकीय जगह में कैद कर रखा है। हे, मुझे बताओ, मैं तुम्हें मारना कैसे नहीं चाहूंगा। द हेर्माफ्रोडाइट अचानक हंस पड़ा और अपने सामने खड़े अपने स्वामी की ओर देखने लगा। कितना अजीब आदमी है, वह तो राक्षस है। लेकिन जब गुरु ने उसे यह कहते सुना तो उसका चेहरा पूरी तरह उदासीन रहा, मानो वह कोई बहुत ही सामान्य शब्द सुन रहा हो। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने द हेर्माफ्रोडाइट की ओर देखा और कहा, हाय, अगर तुम मुझे मार दोगी, मुझे डर है कि इस दुनिया में तुम्हें मारक दवा देने वाला कोई नहीं होगा। तब क्या तुम टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाओगी और मेरी मौत से 10,000 गुना अधिक दर्दनाक मौत नहीं मरोगी? ऐसा कहने के बाद द हेर्माफ्रोडाइट अचानक दहाड़ा और उसकी जानलेवा आभा बढ़ गई। तुम मुझे जहर देने की धमकी दे रहे हो, वह दहाड़ा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने बैठा गुरु हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे मारना पूरी तरह से बेकार होगा। इसके अलावा, हे द हेर्माफ्रोडाइट, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम में मुझे हराने की क्षमता है? उसके अचानक ऐसा कहने के बाद द हेर्माफ्रोडाइट की अभिव्यक्ति अजीब तरह से बदल गई और उसकी रक्तपिपासु आंखें झपकने लगी। वह अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को, जिसे उसका स्वामी कहा जा रहा था, ठंडी निगाहों से घूरने लगा। उस समय जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, वे 4 महान परिवारों से थे, और मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग, मैं नहीं, वे तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनसे बदला लेता। गुरु अचानक फिर से कुटिलता से मुस्कुराए। उनके सामने खड़े द हेर्माफ्रोडाइट ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें शीघ्र ही ढूंढ लूंगा और उनके सभी हृदय निकाल लूंगा। यह सबसे अच्छा होगा। मास्टर थोड़ा मुस्कुराया। दरअसल मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? अचानक उसके सामने बैठे गुरु ने द हेर्माफ्रोडाइट की ओर देखा और कहा। जब द हेर्माफ्रोडाइट ने उसे यह कहते सुना तो वह अचानक एक अजीब सी हंसी में फूट पड़ा, जिसकी आवाज तीखी और अप्रिय थी, जो पूरे मृतकों के महल में गूंज गई। नरक के द्वार का स्वामी बस अपने हाथ पीछे करके बिना पलक झपकाए उसे घूरता हुआ खड़ा था। तुम्हारे साथ दोस्ती करना, हे, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है ना? द हेर्माफ्रोडाइट ने अचानक अजीब लहजे में कहा। लेकिन नरक के द्वार के स्वामी ने कहा, हाय, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते तो तुम केवल मेरे दुश्मन बन सकते हो। वह जिस जहर से तुम अभी पीड़ित हो, वह 10 दिनों में फिर से भड़क उठेगा। अगर तब कोई मारक नहीं है तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, और जिस तरह से तुम मरोगे वह दुनिया में सबसे दर्दनाक होगा। और अगर तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो और मुझसे मारक लेना चाहते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, अगर तुम सचमुच मुझसे लड़ोगे तो पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मेरे आदमी एक भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। नर्क के द्वार के स्वामी ने दबंगई से कहा। उसके शरीर से निकलने वाली काली आभा उसके सामने खड़े द हेर्माफ्रोडाइट व्यक्ति से निकलने वाली बुरी ऊर्जा को दबाती प्रतीत हो रही थी। हेर्माफ्रोडाइट एक राक्षस जो दशकों से प्रसिद्ध था, अब नर्क के द्वार के स्वामी के सामने असहाय दिखाई दिया। वह अपने से पहले नर्क के द्वार के स्वामी के बराबर है या नहीं,
यह तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस समय द हेर्मैफ्रोडाइट ने अपनी रक्तपिपासु आंखों से नरक के द्वार के स्वामी की ओर ठंडी निगाह से देखा और एक क्षण के लिए रुक गया। अचानक उसकी आवाज भारी हो गई और उसने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? द हेर्मैफ्रोडाइट की बात सुनकर नरक के द्वार का स्वामी हंस पड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ लोगों को मारने में मेरी मदद करो, नरक के द्वारपाल ने अचानक कहा। नरक के द्वार के स्वामी से यह सुनकर उसके सामने खड़ी द हेर्मैफ्रोडाइट आकृति ने डरावने स्वर में पूछा, तुम किसे मारना चाहते हो? मेरे नर्क द्वार के गद्दारों में से एक लोंगिन और कई अन्य को मार डालो, नर्क द्वार के स्वामी ने धीरे से कहा। नरक के द्वार के स्वामी की बात सुनने के बाद द हेर्मैफ्रोडाइट ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, मुझे लगा था कि आप मुझसे किसी को मारने के लिए कहेंगे, लेकिन पता चला कि वे कुछ महत्वहीन लोग हैं। लोंगिन, मैंने यिन यांग्रेन नाम कभी नहीं सुना है। उन्होंने युद्ध जगत के नए लोगों जैसे यिन यांग्रेन, जो दशकों से दानव गुफा में फंसे हुए थे, की पूरी तरह से उपेक्षा की। इसलिए जब उन्होंने ड्रैगन के खून की बात की तो यिन यांग्रेन के चेहरे पर पूरी तरह से तिरस्कार भरा भाव था। जब द हेर्मैफ्रोडाइट ने ऐसा कहा तो नरक के द्वार का स्वामी जोर से हंस पड़ा। कोई बात नहीं, जब तक तुम उसे मारने में मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें मारक दवा दूंगा और फिर तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, नरक के द्वार के नेता ने कहा। द हेर्मैफ्रोडाइट स्त्री भयानक ढंग से हंसी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे हाथ और खून से रंग जाएं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ओयांग वुजियांग और बंसल परिवार का वह निकम्मा आदमी अभी भी जीवित है? द हेर्मैफ्रोडाइट ने अचानक पूछा। द हेर्मैफ्रोडाइट महिला द्वारा अचानक प्रश्न पूछे जाने पर नरक के द्वार के स्वामी ने थोड़ा सा सिर हिलाया। वे अभी भी जीवित हैं। यह सुनकर द हेर्मैफ्रोडाइट ने एक शोकपूर्ण भयानक हंसी निकाली। कि तुम जीवित हो, यह अच्छा है कि तुम जीवित हो। उस समय उन बूढ़े बदमाशों ने मुझे लुआनशान में घेर लिया था और मुझे घेर लिया था। हे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभी भी जीवित और स्वस्थ हूंगा। उन बूढ़े कमीनों से मुझे हिसाब बराबर कर लेना चाहिए। द हेर्मैफ्रोडाइट की बातें सुनकर नरक के द्वार के स्वामी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कब प्रस्थान करने की योजना बना रहे हो? शीघ्र ही, द हेर्मैफ्रोडाइट ने कहा। क्या मुझे आपके साथ कुछ लोगों को भेजना चाहिए? नर्क द्वार मास्टर ने आगे कहा। लेकिन तभी द हेर्मैफ्रोडाइट ने अचानक एक अजीब सी हंसी हंस दी। क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है? हा। अद हेर्मैफ्रोडाइट के अचानक एक अजीब सी हंसी के बाद उसकी आकृति चमक उठी और वह पहले ही दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था। फिर उसकी आकृति फिर से चमकी और वह रात में उड़ गया। दूर के अंधेरे से द हेर्मैफ्रोडाइट के अंतिम शब्द आए, शीघ्र ही तुम 4 महान परिवारों के विनाश की खबर सुनोगे। जैसे ही द हेर्मैफ्रोडाइट की आकृति पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गई, नर्क के द्वार के स्वामी ने धीरे से अपने होठों से मुस्कान मिटा दी। चूंकि विवान सशस्त्र समूह में वापस आ गया है, इसलिए भाइयों को अंततः अच्छी तरह से आराम मिल सकता है। विवान और आयुषी गुप्ता के बीच का मामला अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है। आयुषी अब सशस्त्र समूह के साथ है और धीरे धीरे विवान के भाइयों को जानने लगी है। हालांकि भाई आयुषी से ज्यादा परिचित नहीं है, लेकिन उसे जानने के बाद वे सभी उसे एक अच्छी लड़की समझते हैं। आयुषी के लिए नैना एक बहन की तरह थी, शायद केवल दिव्या विश्वराज। आयुषी गुप्ता के साथ उसकी बहस और उसके बाद नैना के साथ शारीरिक झड़प के बाद दिव्या विश्वराज अब सबसे अजीब स्थिति में है। वह अब शायद ही कभी बाहर जाती है, अपना सारा समय अकेले अपने कमरे में गुस्से में बिताती है। एकमात्र व्यक्ति जो पूरे दिन उसके साथ रहा वह उसकी छोटी नौकरानी इस संध्या थी। इस समय भाइयों को सबसे अधिक चिंता चंद्रेश चौधरी की बीमारी की है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल और बेहोश चंद्रेश चौधरी में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। उनके हृदय को लगातार उत्तेजक इंजेक्शन देकर जीवित रखा गया और उनके शरीर के बाकी हिस्सों में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। अब हर कोई चंद्रेश चौधरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फूलों की परी और उसके भूत सेवक कई दिनों से अस्पताल की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन चंद्रेश चौधरी में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखते। अंदर मौजूद डॉक्टर भी असहाय थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी अजीब बीमारी नहीं देखी थी। अस्पताल के गलियारे में जिस डॉक्टर ने अभी अभी चंद्रेश चौधरी के शरीर की जांच की थी, वह आह भरते हुए वार्ड से बाहर आया। गलियारे के अंदर भाई और विवान और अन्य लोग इकट्ठे हुए थे।
डॉक्टर के बाहर आने के बाद विवान और उसके भाई जल्दी से आगे बढ़े और पूछा, डॉक्टर, वह कैसे हैं? मेरे दूसरे भाई की हालत कैसी है? सबसे पहले जो तेजी से ऊपर गया वह फूलपरी थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका सुंदर चेहरा काफी पतला और पीला पड़ गया था। लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसे केवल चंद्रेश चौधरी की सुरक्षा की चिंता थी। भूत सेवकों ने जल्दी से डॉक्टर को घेर लिया और पूछा, डॉक्टर, क्या मेरे दूसरे भाई की चोट में कुछ सुधार है? जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, डॉक्टर ने धीरे से अपने चेहरे से सफेद मास्क हटाया और अपने सामने खड़े लोगों से कहा, आह, अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों भाइयों में भय का एक झटका सा महसूस हुआ और उनके चेहरों पर दर्द की झलक दिखाई दी। ऐसा कैसे? डॉक्टर, यह कैसे हो सकता है? भूत सेवक इस समय बिल्कुल भी शांत नहीं हो सका और तेजी से चिल्लाया। वह भावुक था। आखिरकार इतने दिन बीत चुके थे और भूत सेवक चंद्रेश चौधरी के बारे में चिंतित था। वह और चंद्रेश चौधरी भाई जैसे थे। इतने दिनों के इंतजार के बाद और चंद्रेश चौधरी में अभी भी कोई जान नहीं दिख रही थी। अब वह पागल हो रहा था। डॉक्टर ने तुरंत कहा, रोगी के शरीर ने शारीरिक परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अफसोस, केवल दिल अभी भी धड़क रहा है। यह ऐसी स्थिति है जो हमने अपने अस्पताल में पहले कभी नहीं देखी। मुझे खेद है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, उसके बगल में बैठा भूत सेवक अचानक आगे बढ़ा और डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। आपने क्या कहा? क्या आप कह रहे हैं कि मेरा दूसरा भाई अब बचाया नहीं जा सकता? भूत सेवक के दहाड़ने पर उसका हाथ अचानक कस गया। एक साधारण डॉक्टर अपने सामने खड़े भूतिया नौकर के इतने जोर का सामना कैसे कर सकता था? उसका चेहरा दर्द से तमतमा गया और वह घबराकर चिल्लाया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। राक्षस सेवक। उत्साहित भूत सेवक को देखकर विवान ने उसे तुरंत रोक दिया। भूत सेवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं? विवान ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी बांह को घूरा, जिसे तब तक दबाया गया था जब तक कि वह बैंगनी नहीं हो गई थी, और एक दबी हुई कराह निकली। फिर बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद विवान ने और कुछ नहीं कहा। फिर वह तेजी से वार्ड में चला गया। दवा की गंध से भरे वार्ड में चंद्रेश चौधरी बिस्तर पर बेसुध पड़ा था, मानो कोई मुर्दा हो। उसके बगल में रखा हृदय गति मॉनिटर अभी भी हल्का हल्का धड़क रहा था, लेकिन उसकी गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी हो गई थी। चंद्रेश चौधरी के पूरे शरीर पर आईवी सुइयां लगी हुई थीं। दूसरा भाई। भूत सेवक दर्द से चिल्लाया, उसके पास गया और चंद्रेश चौधरी के ठंडे हाथ को कसकर पकड़ लिया। बगल में खड़े भाई भी देख रहे थे। दूसरे भाई, तुम्हें वापस जीवित होना होगा, तुम्हें जीवित रहना होगा। हम भाइयों को अभी भी अपने सबसे बड़े भाई को एक साथ ढूंढना है। आप पहले बिल्कुल नहीं जा सकते, भूत सेवक ने कहा। भूत सेवक की बात सुनकर सभी भाई भावुक हो गए। हालांकि चंद्रेश चौधरी, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, मरा हुआ सा लग रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था और उसके होंठ भी मौत के समान पीले रंग से ढक गए थे। लगभग 10 मिनट तक दोनों भाई चंद्रेश चौधरी के वार्ड में रहे। उसके बाद विवान सबसे पहले वहां से निकला। वह बाहर अकेला खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर था। मैं चुपचाप गलियारे में बैठा विचारों में खोया हुआ था। जब वह सोच रहा था, ओल्ड मॉन्स्टर जी और रोहित भी बाहर आ गए। बूढ़े जी ने अपनी जेब से सिगरेट का एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे जला लिया। विवान बहुत उत्तेजित हो गया और ओल्ड जी की ओर देखते हुए बोला, आओ भी मेरे साथ हो जाओ। फिर बूढ़े जी ने विवान को सिगरेट की पेशकश की। विवान ने लाइटर को अपने मुंह में रखा। एक लो निकली। उसने एक गहरी सांस ली, उसे जलाया और उसके मुंह से सफेद धुआं निकला। अफसोस, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर चौधरी इस बार इस बाधा को पार कर पाएंगे। ओल्ड मॉन्स्टर जी ने सिगरेट पीते हुए आह भरी। विवान ने गहरी सांस ली और कहा, यह निश्चित रूप से संभव है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर? ओल्ड गे ने इस समय फिर से पूछा। विवान ने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा, कोई क्या होगा नहीं है, मैं उसे कतई मरने नहीं दूंगा। यह कहने के बाद विवान ने अपनी सिगरेट पर 2 गहरे कश लिए और फिर अचानक वार्ड की ओर वापस चल दिया। ओल्ड गे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विवान को अंदर आते देख अपनी उत्सुक आंखें झपकाईं और अपने बगल में खड़े रोहित से पूछा, उसे क्या हुआ है? चंद्रेश चौधरी उसके बहुत करीब था। अब जब कुछ हुआ है तो विवान स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान है। इसके अलावा चंद्रेश चौधरी और विवान के पिता भाइयों की तरह थे। सीधे शब्दों में कहें तो
चंद्रेश चौधरी व्यावहारिक रूप से विवान का परिवार था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितने दर्द में है? जब राक्षस जी ने रोहित को यह कहते सुना, तो उसने मन ही मन सोचा, यह सच है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार चंद्रेश चौधरी इससे उबर जाएगा, बूढ़े राक्षसगे ने अंत में कहा। चंद्रेश चौधरी वर्तमान में गंभीर रूप से घायल है और कोई नहीं जानता कि वह मृत या जीवित। वार्ड के अंदर भूत सेवक और सोफूल परी दोनों गंभीर रूप से घायल और बेहोश चंद्रेश चौधरी को देख रहे थे। अचानक विवान अंदर आया। भूत सेवक छोटे ड्रैगन, तुम दोनों एक पल के लिए बाहर जाओ, विवान ने कहा जैसे ही वह अचानक अंदर आया। विवान के ऐसा कहने के बाद उसके सामने खड़े भूत सेवक और उसके भाई सभी दंग रह गए और आश्चर्य भरी निगाहों से विवान को देखने लगे। छोटे मालिक, जगदीश ने असमंजस में कहा। लेकिन तभी विवान ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए चंद्रेश के साथ अकेले रहना चाहता हूं, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो। विवान के ऐसा कहने के बाद भूत सेवक और जगदीश हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने फिर भी विवान की बातें सुनी। उसी समय वे सभी एक एक करके बाहर चले गए। कमरे से बाहर जाने के बाद केवल बेहोश चंद्रेश चौधरी और विवान ही बचे थे। विवान ने बिस्तर पर लेटे चंद्रेश चौधरी पर नजर डाली। उसका चेहरा मौत के काले रंग में डूबा हुआ था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। फिर वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। मुझे तुम्हारी जान बचानी होगी। विवान के मुंह से अचानक एक वाक्य निकला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बेहोश चंद्रेश चौधरी को दोनों हाथों से धीरे से ऊपर उठाया। उसे उठाने के बाद विवान ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके शरीर में धीरे धीरे शक्तिशाली ऊर्जा संचित करने लगा। ऐसा लगता है कि विवान को चंद्रेश चौधरी को बचाने के लिए अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करना होगा। वास्तव में विवान को भी नहीं पता था कि उसने जो किया वह उपयोगी था या नहीं। उसका एकमात्र विचार अपने सामने चंद्रेश चौधरी को बचाना था। इसलिए अपने हाथों में शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा भरने के बाद उसने अचानक चंद्रेश चौधरी की पीठ पर हाथ रख दिए। फिर विवान ने अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को धीरे धीरे चंद्रेश चौधरी के शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। विवान के शरीर से भारी मात्रा में सच्ची ऊर्जा निकल रही थी और यहां तक कि उसके सिर के ऊपर से भी सफेद गैस निकल रही थी। हालांकि विवान ने चंद्रेश चौधरी के शरीर में चाहे कितनी भी शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा डाली हो, चंद्रेश चौधरी के शरीर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। बिल्कुल एक सूखे हुए शव की तरह, चाहे वह कुछ भी करे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। विवान ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सारी गहन आंतरिक ऊर्जा चंद्रेश चौधरी के शरीर में प्रवाहित कर दी। जैसे ही विवान अपनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा को चंद्रेश चौधरी के शरीर में प्रवाहित कर रहा था, उसे अचानक महाअसीम तकनीक की कुंजी याद आ गई। प्रथम स्तर, क्यूई प्रेरण। क्यूई को आकर्षित करने का तरीका है इसकी शक्ति को संचित करना, इसे डेंटियन में इकट्ठा करना, इसे शरीर के सभी मेरिडियन में प्रसारित करना और शरीर की अंतर्निहित शक्ति को सक्रिय करना। जैसे ही विवान को अचानक अपने मन में महाअसीम के पहले स्तर की क्यूई प्रेरक तकनीक याद आई, वह अचानक भावुक हो गया। क्यूई की शक्ति का उपयोग करते हुए यह पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, फिर पूरे मेरिडियन में प्रसारित होता है, जिससे शरीर की समग्र शक्ति सक्रिय हो जाती है। जब विवान ने क्यूई प्रेरण तकनीक के पहले स्तर का सही अर्थ समझ लिया, तो वह यह जानकर हैरान रह गया कि यह क्यूई प्रेरण तकनीक वास्तव में क्लेशों से पार पाने की एक विधि की तरह थी। उसके हृदय को छोड़कर चंद्रेश चौधरी के शरीर के अन्य सभी भागों में जीवन के लक्षण दिखना बंद हो गए हैं, लेकिन रुकने का मतलब यह नहीं कि वह मर गया है। आखिरकार उसकी धड़कन तो अभी भी है। अगर मैं क्यूई गाइडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सारी ऊर्जा चंद्रेश चौधरी के शरीर में डाल दूं और क्यूई की शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी मेरिडियंस में संचार कर दूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं उसके शरीर के सभी मृत अंगों को फिर से सक्रिय कर सकता हूं? विवान ने अचानक यह सोचा तो उसे एक असामान्य उत्साह महसूस हुआ। फिर उन्होंने महाअसीम के पहले मुख्य बिंदु क्यूई मार्गदर्शक तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने शरीर की शक्ति को चंद्रेश चौधरी के पूरे शरीर में डालना और फिर धीरे धीरे चंद्रेश चौधरी के शरीर को भरने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को उसके शरीर के सभी हिस्सों में निर्देशित करना। यद्यपि यह क्यूई मार्गदर्शक तकनीक सरल लगती है, लेकिन इसका अभ्यास करना काफी कष्टकारी है। न केवल सभी अराजक ऊर्जा को चंद्रेश चौधरी के शरीर में निर्देशित किया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि यदि विवान सावधान नहीं है तो ऊर्जा पीछे की ओर प्रवाहित होगी और यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए विवान ने बिल्कुल भी अधीर होने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे धीरे अपनी असली ऊर्जा चंद्रेश चौधरी के शरीर में प्रवाहित की और फिर उसे धीरे धीरे पहले उसके आंतरिक अंगों तक, फिर उसके हाथों और पैरों तक पहुंचाना शुरू किया। इस प्रकार विवान ने चंद्रेश चौधरी को ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके फैलाने में मदद करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति खर्च कर दी। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और वह चंद्रेश चौधरी को बचाने में लगा रहा। दोनों भाई वार्ड के बाहर गलियारे में खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि विवान वार्ड में क्या कर रहा था। अब तक लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। जगदीश, जो 2 घंटे से अधिक समय से बाहर इंतजार कर रहा था, अंततः खुद को रोक नहीं सका और पूछा, अरे बॉस, क्या कर रहा है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मुझे भी नहीं पता, सभी भाइयों ने कहा। उस समय उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। मैं जाकर देखूं तो कैसा रहेगा, जगदीश ने कहा। उसके ऐसा कहने के बाद उसके किसी भी भाई ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वे सभी जानना चाहते थे कि विवान अस्पताल के कमरे में क्या कर रहा था। सभी के सहमत होने के बाद जगदीश धीरे धीरे वार्ड के दरवाजे की ओर चला गया और उसे धीरे से धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, वार्ड के दरवाजे में एक दरार दिखाई दी। तभी वो आदमी नीचे झुका और दरार से झांका, मानो अंदर कोई चोर हो। अन्य भाई उत्सुकता से उनके पीछे खड़े थे। जैसे ही जगदीश ने अंदर देखा, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने तुरंत विवान को बिस्तर पर पड़ा देखा, जैसे कि वह बेहोश हो गया हो। अरे नहीं, जगदीश ने स्थिति देखकर आश्चर्य से कहा। जिस क्षण जगदीश ने आश्चर्य से चीख मारी, भूत सेवक और रोहित दौड़कर आए और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे बॉस, लगता है बेहोश हो गए हैं। जगदीश ने आंखें चौड़ी करके कहा। आह, क्या? युवा मालिक बेहोश हो गए हैं? भूत सेवक आश्चर्य से चिल्लाया। फिर अचानक वार्ड का दरवाजा खोल दिया। इसे खोलने के बाद भाइयों की आंखों के सामने एक भयावह दृश्य सामने आया। वास्तव में जगदीश बिल्कुल सही था। विवान वास्तव में बेहोश हो गया था, चंद्रेश चौधरी के बगल में गिर गया था। युवा मास्टर, यू बड़े भाई, विवान। जब उन्होंने विवान को अचानक वार्ड में गिरते देखा तो चंद्रेश चौधरी और विवान के भाई आश्चर्य से चिल्ला उठे। फिर वह जल्दी से विवान को उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसने देखा कि विवान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका माथा पसीने से लथपथ था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ लग रहा था। वह अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। यह कैसे हो सकता है? हमारे युवा स्वामी को क्या हुआ? जगदीश ने घबराकर पूछा। रोहित जल्दी से वहां गए, विवान को गहरे स्नेह से देखा और फिर कहा, वह थका हुआ लग रहा है। क्या? उठके हुए से आपका क्या मतलब है? उनके सामने खड़े भाइयों ने निराश होकर पूछा। लेकिन रोहित, जो उसके सामने खड़ा था, ने हाथ बढ़ाया और धीरे से विवान की नब्ज जांची और तुरंत भौहें चढ़ा दी। अरे, मुझे पता है कि विवान कैसे बेहोश हो गया था, रोहित ने अचानक कहा। जगदीश ने जल्दी से पूछा, बीमार आदमी, जल्दी करो और मुझे बताओ हमारे छोटे मालिक के साथ क्या गलत है। इस समय रोहित ने धीरे से कहा, विवान बेहोश हो गया क्योंकि उसने अपनी असली ऊर्जा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। सच्ची ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग। रोहित की यह बात सुनकर भाई और भी दंग रह गए। हाँ, उसने सीनियर चौधरी को बचाने के लिए अपनी विशाल सच्ची ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर दी होगी, क्योंकि उसका शरीर इतना थक गया था। विवान के बेहोश हो गया, रोहित ने धीरे से कहा। जब रोहित ने अचानक ऐसा कहा तो सभी भाई दंग रह गए। बेहोश विवान को देखकर सभी के मन में भावनाओं का उफान आ गया। क्यों? बीमार आदमी, क्या युवा बॉस ठीक है? जगदीश ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बस ज्यादा काम हो गया है। आराम के बाद तुम्हें बेहतर महसूस होगा, रोहित ने कहा। रोहित की यह बात सुनकर भाइयों को अंततः राहत महसूस हुई। हर कोई बेहोश विवान को घूर रहा था। ओह, युवा मालिक ने मेरे दूसरे भाई को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। यह वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा है, भूत सेवक ने दिल दुखाते हुए कहा। वह समझ गया कि किसी व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना कितना कठिन था। यही कारण था कि उसने इस तरह आह भरी। विवान की हालत को लेकर चिंतित भाइयों ने कहा, चलो पहले अपने युवा स्वामी को आराम करने में मदद करें। जैसे ही सभी भाई विवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अचानक चंद्रेश चौधरी के बगल में हृदय मॉनिटर, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, बीप करने लगा। यह जीवन शक्ति और तेजी से धड़कते दिल की आवाज का प्रतीक है। जैसे ही आवाज आई,
चंद्रेश चौधरी का शरीर, जो इतने दिनों से बेजान था, अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। भाइयों ने इस छोटी सी हरकत को नहीं देखा, क्योंकि उसने बस अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया था। लेकिन तेज आंखों वाले यश राणा ने फिर भी इसकी एक झलक देख ली। जैसे ही मैंने इसे देखा, मैं वहीं जम गया। वरिष्ठ चौधरी चले गए हैं। अचानक यश राणा के मुंह से आश्चर्य की चीख निकली। जैसे ही वह चिल्लाया, विवान के बारे में चिंतित सभी भाई दंग रह गए। फिर वे सब मुड़े और अविश्वास से यश राणा को देखने लगे। यश, तुम क्या कह रहे हो? भूत सेवक ने यश राणा को असमंजस में देखते हुए पूछा। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? रोहित, जिसकी पीठ यश राणा की ओर थी, अचानक मुड़ा और आश्चर्य से यश राणा को देखने लगा। यश राणा ने अपनी आंखें चौड़ी करके चंद्रेश चौधरी के शरीर को देखा, उत्साह से इशारा करते हुए कहा, मैंने अभी सीनियर चौधरी के शरीर को हिलते हुए देखा। तुम्हारा मतलब है कि दूसरे भाई को होश आ गया है? भूत सेवक ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैंने देखा। मैंने सचमुच सीनियर चौधरी के शरीर को अभी अभी हिलते हुए देखा, यश राणा ने उत्साह से कहा। जब उन्होंने यश राणा को यह फिर से कहते सुना, तो भूत सेवक और उसके भाइयों ने अविश्वास के साथ चंद्रेश चौधरी को देखा। चंद्रेश चौधरी वहीं अकड़कर लेटा रहा। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसमें हिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। क्या यह सच है? क्या दूसरा भाई सचमुच जाग गया है? भूत सेवक ने उत्साह से पूछा। बगल में खड़े भाई भी ऊपर देख रहे थे, लेकिन जब वे देख रहे थे, चंद्रेश चौधरी बिल्कुल भी नहीं हिली। भाई, क्या तुम कुछ गलत देख रहे हो, या तुम गलत हो? जगदीश ने यश राणा की ओर देखते हुए कहा। यश राणा खुद इस पल में शर्मिंदा था। दरअसल वह खुद भी सोच रहा था कि क्या उसने सचमुच कुछ देखा था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद यश राणा ने कहा, मैंने इसे अभी देखा। लेकिन सीनियर चौधरी अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके सामने बैठे सभी भाई बातें कर रहे थे, और यह स्पष्ट था कि वे सभी सोच रहे थे कि यश राणा कुछ देख रही होगी। जैसे ही वे सब ऐसा सोच रहे थे, चंद्रेश चौधरी का शरीर अचानक फिर से कांप उठा। जगदीश और उसके भूत सेवक ने इसे प्रत्यक्ष देखा। जब उन्होंने इसे देखा तो वे पूरी तरह से दंग रह गए। अरे बाप रे! दूसरा भाई चला गया। दूसरा भाई फिर से जीवित है, उसके सामने भूत सेवक ने उत्साह से कहा। जगदीश, जो उसके बगल में खड़ा था, उत्साहित होकर बोला, वरिष्ठ चौधरी हिले, सचमुच हिले। मैंने इसे देखा। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। अपने उद्गारों के बीच भाई जल्दी से चंद्रेश चौधरी को देखने के लिए नीचे झुक गए। चंद्रेश चौधरी ने सचमुच थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें कसकर बंद रहीं और वह अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं था। ऐसा लगता है कि सीनियर चौधरी सचमुच जीवित हो गए हैं। यह बहुत बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है। यह लिटिल बॉस था। यह लिटिल बॉस ही था जिसने सीनियर चौधरी को बचाया था। जगदीश ने अचानक कहा। हाँ, यह युवा मालिक ही था जिसने मेरे दूसरे भाई को बचाया था, भूत सेवक ने उत्साह से कहा। दरअसल उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही था। विवान ने ही अपनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके मरते हुए चंद्रेश चौधरी को पुनर्जीवित किया था। तार्किक रूप से कहें तो भले ही विवान अपनी पूरी सच्ची ऊर्जा चंद्रेश चौधरी के शरीर में प्रवेश करने के लिए लगा दे, फिर भी वह उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। हालांकि महाअसीम सूत्र की क्यूई मार्गदर्शक तकनीक का उपयोग करके विवान अपनी पूरी शक्तिशाली ऊर्जा से चंद्रेश चौधरी के स्थिर शरीर को धीरे धीरे खोलने में सक्षम था, जिससे चंद्रेश चौधरी का मृत शरीर धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गया। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उसे बताओ कि मेरा दूसरा भाई होश में आ गया है। उसके सामने बैठा भूतिया नौकर अचानक चिल्लाया। जैसे ही वह चिल्लाया, उसके भाई पागलों की तरह बाहर भागे और गलियारे में चिल्लाने लगे, डॉक्टर। अपने भाइयों की चीख पुकार के बीच मुख्य चिकित्सक, जो पहले से ही सफेद कोट पहने हुए था, दौड़कर आया। डॉक्टरों ने दौड़कर अपने सहकर्मियों से कहा, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम पहले मरीज का इलाज करेंगे। डॉक्टरों के ऐसा कहने के बाद उत्साहित भाई गलियारे में केवल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा बड़ा भाई सीनियर चौधरी को बचा सकेगा, यश राणा ने सदमे में कहा। उसके बगल में बैठे भाई भी उत्साह से भरे हुए थे। सच कहूं तो उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विवान अपनी ताकत से मरते हुए चंद्रेश चौधरी को बचा लेगा। भाइयों के लिए यह एक चमत्कार था। पहले युवा मालिक को आराम करने में मदद करो, वह थक गया होगा, भूत सेवक ने जल्दी से कहा। उत्साह में वे बेहोश विवान के बारे में लगभग भूल ही गए थे। भूत सेवक को ही सबसे पहले उसकी याद आई।
इसलिए उसने जल्दी से किसी को बेहोश विवान को ले जाने का आदेश दिया। डॉक्टरों का एक समूह वार्ड में था, जबकि भाई गलियारे में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। चंद्रेश चौधरी के जागने की खबर पूरे सशस्त्र समूह में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में 100 फूलों वाली परी, नैना और अन्य लोग वहां आ पहुंचे। दूसरा भाई जाग रहा है, दूसरा भाई जिंदा है। 100 फूलों वाली परी ने दौड़कर जल्दी से पूछा, लेकिन तभी उनके सामने खड़ा भूत सेवक उत्साहित होकर बोला, तीसरी बहन। दूसरा भाई हिल गया, उसका शरीर हिल गया। जब 100 फूलों वाली परी ने सुना कि चंद्रेश चौधरी सचमुच जाग गई है, तो वह उत्साहित हो गई और पिछले कुछ दिनों से जो उदासी उसने महसूस की थी, वह उसी क्षण गायब हो गई। यह अद्भुत है, अद्भुत। दूसरा भाई आखिरकार जिंदा हो गया। परी शीतल की आंखें लाल हो गईं जब वह उत्साह से बोली। भूत सेवक ने कहा, यह सब युवा मालिक की बदौलत था। दूसरे भाई को युवा मालिक ने बचा लिया। आह! विवान, क्या यह सचमुच तियार था जिसने दूसरे भाई को बचाया था? परी शीतल ने आश्चर्य से पूछा। भूत सेवक ने उधर सिर हिलाया। विवान अब कहाँ है? परी शीतल ने जल्दी से पूछा। जैसे ही उसने पूछा, उसके सामने खड़े भूत सेवक ने कहा, युवा मास्टर थकावट से बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरे भाई को बचाने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग किया था। उन्हें बस जगदीश और अन्य लोगों द्वारा आराम करने के लिए ले जाया गया था। भूत सेवक की बात सुनकर फूलपरी तुरंत चिंतित हो गई। क्या उस दिन सब कुछ ठीक था? फूलपरी ने उत्सुकता से पूछा। भूत सेवक ने जल्दी से कहा, तीसरी बहन, चिंता मत करो, युवा मास्टर ठीक हैं, बस उन्होंने अधिक काम किया है। ओह, यह अच्छा है, यह अच्छा है। इस समय फूलपरी, उसका भूत सेवक और भाइयों का एक समूह सभी डॉक्टर के वार्ड से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक घबराहट के साथ इंतजार कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वार्ड का दरवाजा आखिरकार खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सफेद कोट पहने एक डॉक्टर बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे भाइयों ने मुझे घेर लिया। डॉक्टर, मेरा दूसरा भाई कैसा है? हाँ, क्या सीनियर चौधरी को होश आ गया है? इतने सारे लोगों द्वारा एक साथ अपने चिंतित प्रश्न पूछे जाने के बाद डॉक्टर ने धीरे से अपना सफेद मुखौटा उतार दिया। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारने के बाद उत्साह से कहा, सभी को बधाई, उस मरीज की हालत में अंततः सुधार हो गया है। डॉक्टर के ये शब्द कहने के बाद भाइयों को कई दिनों के बाद पहली खुशखबरी सुनने को मिली। क्या मेरा दूसरा भाई ठीक है? क्या दूसरा भाई जाग रहा है? डॉक्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नहीं, वह अभी तक जागा नहीं है, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। मैं वास्तव में यह समझ नहीं पा रहा हूं कि उनका शरीर, जो आज सुबह पूरी तरह से बेजान था, अचानक अपनी पूरी शक्ति कैसे वापस पा सकता है। और ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली ऊर्जा उनके शरीर को सहारा दे रही है। यह विश्वसनीय है। डॉक्टर को निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि विवान ने अपनी असली ऊर्जा पूरी तरह से चंद्रेश चौधरी के शरीर में स्थानांतरित कर दी थी। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसके शरीर के सभी अंग पुनः सक्रिय हो जाए, तो उसके होश में आने में बस कुछ ही समय लगेगा, डॉक्टर ने कहा। वाह! दूसरा भाई अंततः बच गया। डॉक्टर की बात सुनकर सभी भाई बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा, हालांकि मरीज अभी ठीक हुआ है, इसलिए कृपया उसे बिल्कुल परेशान न करें। मेरा सुझाव है कि आप सभी अपने अपने घरों में लौट जाएं, शांत हो जाएं और मरीज को थोड़ी शांति और सुकून का समय दें। यह उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद हालांकि सभी भाई चंद्रेश चौधरी को फिर से देखना चाहते थे, लेकिन वे केवल डॉक्टर के कहे अनुसार ही कर सकते थे ताकि चंद्रेश चौधरी को जल्द से जल्द होश में लाने में मदद मिल सके। तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हालांकि अगर मेरा दूसरा भाई होश में आ जाए तो कृपया मुझे तुरंत सूचित करें, भूत सेवक और उसके भाइयों ने कहा। डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जैसे ही वह अपनी आंखें खोलेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। शुक्रिया डॉक्टर। एक एक करके डॉक्टर धन्यवाद देने के बाद सभी भाई उत्साह से भरकर घर चले गए। अब वे बस इंतजार कर सकते हैं, चंद्रेश चौधरी के वास्तव में जागने का इंतजार कर सकते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह विवान ही था जिसने अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके चंद्रेश चौधरी को मौत के कगार से पूरी तरह से वापस खींच लिया। वह विवान अभी भी बेहोश है क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो चुकी है। विवान की सुरक्षा को लेकर चिंतित नैना पहले ही उससे मिलने आ चुकी थी। इस समय विवान बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ था, अपनी नाक से भारी सांसें ले रहा था, साफ तौर पर बहुत थका हुआ लग रहा था।
बस वहीं लेटा हुआ था। नैना उसके पास बैठी अपनी खूबसूरत आंखों से चिंता से उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन विवान को अंततः धीरे धीरे होश आ गया। उसकी आंखें थोड़ी सी खुली, फिर उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया, चारों ओर नजर घुमाई और खुद को कमरे में पाकर दंग रह गया। जैसे ही विवान को होश आया, उसने अचानक एक मधुर आवाज अपने कानों में सुनी। तुम अंततः जाग गए। यह आवाज स्वाभाविक रूप से उस महिला की थी जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, नैना। नैना की आवाज सुनकर विवान ने अपनी आंखें खोली, अपने सामने अपनी प्रेमिका को देखा और आश्चर्य से पूछा, नैना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप बेहोश थे, इसलिए मैं आपकी देखभाल करने आया हूं, नैना ने कहा। विवान ने मन ही मन सोचा, हाँ, उसने चंद्रेश चौधरी को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से वह थकावट से बेहोश हो गया था, लेकिन उसे अब कमरे में होने की उम्मीद नहीं थी। यह सब सोचने के बाद उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उसके लिए बिस्तर से उठना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी अभी उठे हो। तुम्हें अभी और आराम करने की जरूरत है, नैना ने जल्दी से कहा। लेकिन विवान जिद करते हुए बिस्तर से उतर गया और बोला, नहीं, मुझे चंद्रेश चौधरी से मिलना है, मुझे उसे बचाना होगा। विवान की बातें सुनकर नैना ने जल्दी से कहा, मूर्ख, तुमने पहले ही सीनियर चौधरी को बचा लिया है। विवान तब दंग रह गया जब नैना ने अचानक ऐसा कहा। नैना, तुम्हारा क्या मतलब है? विवान इस बात से अनजान था कि चंद्रेश चौधरी को होश आ गया था, इसलिए जब उसने नैना को अचानक यह कहते सुना तो वह दंग रह गया। नैना ने कहा, वरिष्ठ चौधरी ठीक हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उनका शरीर फिर से सामान्य रूप से काम करने लगा है। उचित देखभाल और आराम के साथ वह जल्द ही होश में आ जाएंगे। नैना के बोलने के बाद विवान उत्साह से खड़ा हो गया। सच में? क्या यह सच है? विवान ने नैना के दोनों मुलायम कंधों को पकड़ते हुए पूछा, लेकिन नैना ने कहा, बेशक यह सच है। क्या आप नहीं जानते कि यह आप ही थे जिन्होंने सीनियर चौधरी को बचाया था? जब विवान ने सुना कि चंद्रेश चौधरी अंततः ठीक हो रही है, तो वह बेहद उत्साहित हुआ। यह बहुत अच्छी बात है, यह सचमुच बहुत अच्छी बात है। वह आखिरकार ठीक हो गया, विवान ने बिस्तर पर कमजोरी से बैठते हुए कहा। विवान, जिसकी असली ऊर्जा अत्यधिक समाप्त हो गई थी, इस समय बहुत ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। विवान, इधर उधर मत घूमो, जल्दी से लेट जाओ, नैना ने चिंतित होकर कहा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। जैसे ही विवान ने यह कहा, वह धीरे से उसके सामने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वह अभी भी बेहद उत्साहित था। चंद्रेश चौधरी अंततः ठीक हो गई है, जो सभी के लिए खुशी की बात है, विशेष रूप से विवान के लिए। विवान को उम्मीद नहीं थी कि जिस महाअसीम क्यू प्रेरक तकनीक का उसने अभ्यास किया था, उसका इतना असर होगा। इस समय वह न केवल चंद्रेश चौधरी के जागरण से उत्साहित था, बल्कि उस अद्वितीय गुप्त नियमावली महाअसीम से भी स्तब्ध था। अगर उसका शरीर इतना कमजोर न होता, तो शायद वह अभी उस नियमावली महाअसीम को पढ़ने के बारे में सोचता। उन दो चंद्रेश चौधरी का स्वास्थ्य अंततः ठीक होने लगा है। उनका शरीर, जो पहले काम करना बंद कर चुका था, विवान की क्यूई गाइडिंग तकनीक से पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया, जो उनके मेरिडियंस में प्रवाहित हुई। परिणामस्वरूप चंद्रेश चौधरी की हृदय गति अब स्थिर हो गई है और उनकी विभिन्न शारीरिक गतिविधियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हर दिन वार्ड के बाहर निगरानी रखने के अलावा भाई ज्यादातर यह सोचते रहते थे कि चंद्रेश चौधरी कब जागेगी। अंततः कुछ दिनों बाद चंद्रेश चौधरी को होश आ गया। जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, तो अचानक उसका शरीर जोर से ऐंठ गया और फिर उसका पूरा शरीर बदल गया। जब डॉक्टर ने देखा कि चंद्रेश चौधरी जागने वाला है, तो वह जल्दी से वार्ड से बाहर भागा और अपने भाइयों को चिल्लाकर बताया कि वह जाग गया है। यह सुनकर सभी भूत सेवक जितनी तेजी से हो सके वार्ड की ओर भागे। दूसरा भाई, वरिष्ठ चौधरी, जब बहुत से लोग दौड़कर अंदर आ गए, तो वह जल्दी से चिल्लाया, लेकिन बिस्तर पर लेटे चंद्रेश चौधरी के हाव भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। उसका चेहरा, जो मौत की काली आभा में लिपटा हुआ था, अब एक सामान्य व्यक्ति जैसा हो गया था। भाइयों की चीख पुकार के बीच उसकी कसी हुई आंखें आखिरकार धीरे धीरे खुल गई। दूसरे भाई, तुम आखिरकार जाग गए। उसके सामने खड़ा भूतिया नौकर उस समय उत्साह से उछल पड़ा जब उसने चंद्रेश चौधरी को होश में आते देखा। उसके बगल में बैठे भाई भी बहुत खुश थे जब उन्होंने अब होश में आए चंद्रेश चौधरी को देखा। वरिष्ठ चौधरी, आप अंततः जाग गए। यह अद्भुत है। लेकिन जब चंद्रेश चौधरी को होश आया तो उसकी आंखें लाल हो गई थीं
और वह पलकें झपकाकर अपने भाइयों की ओर देख रहा था। भूत सेवक चंद्रेश चौधरी के मुंह से अचानक एक कमजोर वाक्य निकला, दूसरा भाई। दूसरा भाई पुकारने के बाद भूत सेवक ने जल्दी से चंद्रेश चौधरी का हाथ पकड़ लिया। चंद्रेश चौधरी की रक्तरंजित आंखें उसके चारों ओर घूम रही थीं। उसने कमजोरी से कहा, कहाँ कहाँ हूं मैं, यहां कैसे पहुंचा? दूसरे भाई, हम वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। यह हथियारबंद समूह है, भूत सेवक ने कहा। यह सुनकर चंद्रेश चौधरी की रक्तरंजित आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक सशस्त्र समूह? क्या हम डार्क सिटी में नहीं थे? हम यहां कैसे पहुंचे? भूत सेवक ने कहा। दूसरे भाई, आप बहुत लंबे समय से बेहोश हैं, हम अंधकार के शहर से लौट आए हैं। भूत सेवक की बात सुनकर चंद्रेश चौधरी को धीरे धीरे समझ आ गया। युवा गुरु कहाँ है? क्या युवा गुरु मिल गए हैं? हालांकि चंद्रेश चौधरी को अभी अभी होश आया था, फिर भी वह अपने मन में विवान को नहीं भूल पा रहा था। चंद्रेश चौधरी के बेहोश हो जाने के बाद उसने विवान को आते नहीं देखा, इसलिए उसे नहीं पता था कि विवान अपने भाइयों के साथ फिर से मिल गया है, और न ही उसे पता था कि विवान उसके भाइयों को सशस्त्र समूह में वापस ले आया है। चंद्रेश चौधरी का प्रश्न सुनकर भूत सेवक ने तुरंत उत्तर दिया, दूसरे भाई, युवा स्वामी सुरक्षित लौट आए हैं। और दूसरे भाई, क्या तुम जानते हो, यह युवा स्वामी ही थे जिन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा से तुम्हें बचाया था। युवा मास्टर ने मुझे बचाया? यह युवा मास्टर ही थे जिन्होंने मुझे बचाया, चंद्रेश चौधरी ने अविश्वास में कहा। भूत सेवक ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ। दूसरे भाई, क्या तुम्हें याद है, उस दिन डार्क सिटी में तुम उस कमीने लॉन्गिन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे? अंत में वह युवा स्वामी ही था जो वहां पहुंचा और लॉन्गिन को भगाने में हमारी मदद की, और फिर हम भाई यहां लौट आए। यह सब युवा स्वामी ने अकेले ही किया है, भूत सेवक ने कहा। भूत सेवक की बातें सुनकर चंद्रेश चौधरी ने अपनी लाल आंखें 2-3 बार झपकाईं। कोई बात नहीं दूसरे भाई, यह बेहतर है कि आप जाग रहे हैं, किसी भी अन्य चीज से, उसके सामने भूत सेवक ने कहा। डॉक्टर तेजी से आगे बढ़े और अचानक अपने भाइयों और भूत सेवकों से कहा, सज्जनों, अभी हम उनके आराम में खलल न डालें। वह अभी अभी जागे हैं और अभी भी बहुत कमजोर हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पहले उन्हें ठीक से स्वस्थ होने दें। डॉक्टर की बातें सुनकर भूत सेवक ने तुरंत कहा, हाँ, डॉक्टर सही कह रहे हैं। जगदीश, चलो पहले बाहर चलते हैं, दूसरे भाई को थोड़ा आराम करने दो। भूत सेवक के ऐसा कहने पर सभी भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरे भाई, पहले आपको आराम करना चाहिए और अपनी चोटों से उबरना चाहिए, हम बाद में आपसे फिर मिलेंगे। चंद्रेश चौधरी ने 2 बार कमजोरी से पलकें झपकाईं और फिर उसके सभी भाई वार्ड से बाहर चले गए। वार्ड से बाहर निकलने के बाद वे अपने चेहरे पर उत्साह और खुशी को बड़ी मुश्किल से छिपा पाए। ओह, यह बहुत बढ़िया है, सीनियर चौधरी को आखिरकार होश आ गया है, यश राणा ने दूसरी तरफ से कहा। हाँ, जगदीश ने कहा। अरे, पिछले 2 दिनों से बिग ब्रदर कहाँ है? मैंने उसे देखा ही नहीं, यश राणा ने उत्सुकता से पूछा। जिस बिग ब्रदर की वह बात कर रहा था वह साफ तौर पर विवान था। पता चला कि होश में आने के बाद विवान 1-2 बार अस्पताल में चंद्रेश चौधरी से मिलने गया था। यह सुनकर कि चंद्रेश चौधरी को शांति से आराम करने की जरूरत है, विवान को राहत मिली। हालांकि पिछले 1-2 दिनों से भाइयों ने विवान को फिर कभी नहीं देखा था और किसी को भी नहीं पता था कि विवान क्या कर रहा है। जब यश राणा ने अचानक यह कहा तो भाई भी हैरान रह गए। हाँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे छोटे बॉस कहाँ थे? जगदीश खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। प्रश्न पूछने के बाद भूत सेवक ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं युवा स्वामी को ढूंढने जाऊंगा और देखूंगा कि वह क्या कर रहा है। हाँ, यह भी ठीक है। इसलिए भूत सेवक उस कमरे की ओर चला गया जहां विवान रह रहा था। विवान के कमरे का दरवाजा कसकर बंद था। कोई नहीं जानता कि वास्तव में कोई अंदर है भी या नहीं। उस खामोश कमरे में अचानक तेज हवा की आवाज सुनाई दी। दरवाजे की दरार से झांककर देखा तो विवान अंदर पालथी मारे बैठा था। उसके शरीर से सफेद गैस निकल रही थी, जो निस्संदेह एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा थी। इसके अलावा विवान के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने अपने हाथ अपने डेंटियन पर रखे, आंखें कसकर बंद कर लीं और उसकी असली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। दरअसल जब से विवान ने चंद्रेश चौधरी को ठीक करने के लिए महाअसीम सूत्र से क्यूई मार्गदर्शक तकनीक का उपयोग किया, तब से विवान ने भी महाअसीम सूत्र की शक्ति को गहराई से महसूस किया है जो एल्डर वुजी ने उसे सिखाया था।
इसलिए पिछले 2 दिनों से विवान ने खुद को अपने कमरे में कसकर बंद कर रखा है, सांसारिक मामलों की अनदेखी कर रहा है और महाअसीम सूत्र की पहली प्रमुख तकनीक क्यूई मार्गदर्शक तकनीक का सावधानीपूर्वक अभ्यास कर रहा है। यह प्रकृति की ऊर्जा को खींचता है, उसे पूरे शरीर की नाड़ियों में एकत्रित करता है और फिर पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। विवान वर्तमान में इस स्तर की सच्ची तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। शांत कमरे में अकेले वह पूर्ण तल्लीनता की अवस्था में पहुंच गया था। उसकी सच्ची ऊर्जा उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई थी और उससे निकलने वाला सुनहरा प्रकाश असाधारण रूप से तीव्र था। उस सुनहरे प्रकाश की निरंतर चमक के साथ वह अब अपनी ची मार्गदर्शक तकनीक को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही वह अपनी ची को ऊपर उठाता, उसकी मेरिडियंस में स्थित की शक्ति तुरंत उसके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच जाती। अचानक जैसे ही विवान ने अपनी असली ऊर्जा प्रसारित की, वह जोर से दहाड़ा और उसके मुंह से निकली शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा एक अदृश्य तीर की तरह आगे की ओर उड़ गई। इस समय उसने धीरे से अपने हाथों को नीचे कर लिया, जो उसके डेंटियन पर आराम कर रहे थे। मैंने महारत हासिल कर ली है। मैंने महाअसीम के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली है। अचानक विवान के मुंह से एक जंगली हंसी फूट पड़ी। दरअसल पिछले कुछ दिनों के अथक अभ्यास के बाद उन्होंने महाअसीम के प्रथम स्तर क्यूई मार्गदर्शक तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। उसके पूरे शरीर को भी अत्यंत शक्तिशाली आंतरिक शक्ति प्राप्त हो गई। इस समय विवान काफी उत्साहित था जब उसने महाअसीम तकनीक के पहले स्तर क्यूई गाइडिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने उत्साहपूर्वक पाठ की कुंजी महाभद्रकल्प दोनों हाथों में पकड़ ली और उसे देखने लगे। तभी अचानक ढोल और घड़ियालों की आवाज गूंज उठी। अंदर आ जाओ। विवान ने धीरे से अपना महाअसीम मंत्र हटा दिया और फिर दरवाजे की ओर कहा। जैसे ही आवाज आई, भूत सेवक ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और फिर देखा कि विवान जमीन पर पालथी मारकर बैठा है। युवा स्वामी। जब उसने विवान को जमीन पर पालथी मारकर बैठे देखा तो भूत सेवक थोड़ा चौंक गया और चिल्लाया। जब विवान ने देखा कि यह भूत सेवक था तो वह जमीन से उछल पड़ा और भूत सेवक को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम आ गए। वैसे चंद्रेश चौधरी की हालत कैसी है? विवान ने पूछा। दूसरे भाई को आज होश आ गया है, भूत सेवक ने कहा। यह सुनकर विवानी तुरंत उत्साहित हो गई। सचमुच वह जाग रहा है, वह जाग रहा है। हाँ, भूत सेवक ने कहा। यह सब युवा स्वामी की बदौलत था कि दूसरा भाई बच गया, भूत सेवक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यह सुनकर कि चंद्रेश चौधरी को आखिरकार होश आ गया है, विवान ने उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा है। यह अच्छा है कि वह अब जाग गया है। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि आपकी मार्शल आर्ट बेहतर और बेहतर होती जा रही है। इस समय भूत सेवक ने अचानक विवान की ओर देखा और कहा। सच कहूं तो जब भूत सेवक विवान के कमरे से दूर था तो उसे वहां से एक बेहद तेज आभा निकलती हुई महसूस हो रही थी। अब जब वह खुद विवान के कमरे में पहुंच गया था तो उसे विवान के शरीर से निकलती हुई उस प्रभावशाली आभा का और भी ज्यादा एहसास हो रहा था। भूत सेवक की बातें सुनकर विवान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सच में तुमने इसे महसूस किया? क्या युवा स्वामी किसी प्रकार की उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं? उनके सामने खड़े भूत सेवक ने उत्सुकता से पूछा। विवान ने फिर भूत सेवक को सच्चाई बता दी। उसने अपने सामने खड़े भूतिया नौकर को सब कुछ बताया कि कैसे उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी ने उसे कुंग फू सिखाया था। विवान के शब्दों को सुनकर भूत सेवक अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका और बोला, बधाई हो युवा स्वामी। ऐसा लगता है कि रहस्यमय वरिष्ठ वास्तव में युवा मास्टर को अद्वितीय मार्शल आर्ट सिखाने का इरादा रखता है, भूत सेवक ने ईमानदारी से कहा। लेकिन विवान ने इत्मीनान से कहा, हाँ, मुझे वास्तव में उस वरिष्ठ को धन्यवाद देना होगा। युवा स्वामी, क्या उस वरिष्ठ ने आपको अपना नाम बताया? भूत सेवक ने अचानक पूछा। विवान ने एक पल सोचा और कहा, उसे एल्डर वूजी होना चाहिए। एल्डर वूजी? भूत सेवक चौंक गया जब उसने एल्डर वूजी शब्द सुना। क्या महान बूढ़ा आदमी वूजी वास्तव में अभी भी जीवित है? भूत सेवक ने आंखें फैलाकर पूछा। विवान, ऐसा ही होना चाहिए। उस वृद्ध वरिष्ठ ने दावा किया था कि वह 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वह वही एकांत प्रिय गुरु वूजी एल्डर है। यह सुनकर भूत सेवक उत्साहित होकर बोला, युवा स्वामी, यह तो अद्भुत है। यदि यह वास्तव में आदरणीय मास्टर वूजी हैं तो उन्होंने आपको जो कुंग फू सिखाया है वह निश्चित रूप से पूरे विश्व में अजेय होगा। विवान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं केवल बदला लेना चाहता हूं। अब मैं केवल इतना करना चाहता हूं
कि अपने खून के झगड़े का बदला लेने के लिए लॉन्गिन और नर्क द्वार के नेता को स्वयं मार डालूं। अधुजाड़ जंगल में अंधकार का राज था। अंधेरे जंगल में दो लोग चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे धुंधली तारों की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक प्रदीप अग्रवाल था, जिसके चेहरे पर तलवार का निशान था, और दूसरा सोल रीपर था। और पता चला कि सशस्त्र समूह क्षेत्र छोड़ने के बाद दोनों ने इधर-उधर यात्रा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही नर्क के द्वार को धोखा दे दिया था, और विवान को ड्रैगन के रक्त और नर्क के द्वार के बारे में सुराग खोजने में मदद करने के लिए वे हर जगह दौड़ रहे थे। वे रात के गहन अंधकार में जंगल में आराम कर रहे हैं। दोनों ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर रखी थीं और एक बड़े पेड़ के सहारे टिके हुए थे। जैसे ही वे दोनों शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे थे, एक अत्यंत भयंकर आभा वाला एक व्यक्ति अचानक दूर से उनके ऊपर से गुजरा, फिर उनके सिर के ऊपर से गुजरा और उड़ता चला गया। उस आकृति में अत्यधिक द्वेष झलक रहा था। जैसे ही वह प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर के पास से गुजरी, प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। इतनी भारी हत्या की मंशा। अचानक आत्मा रीपर ने ये शब्द कहे। प्रदीप अग्रवाल भी अचानक जमीन से उछल पड़ा और उसने अपने हाथ में नरम तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह ठंडा, भयावह चेहरा अब सामने वाले स्थान पर खतरनाक ढंग से घूर रहा था। ऐसा लगता है कि कोई गुरु इस स्थान से होकर गुजरा है, आत्मा रीपर ने फिर कहा। उसकी नजरें उस दिशा पर टिकी थी जहां से दुष्ट आभा लुप्त हो गई थी। उनके सामने खड़े आत्मा काटने वाले ने चुपचाप सिर हिलाया। चलो चलते हैं और देखते हैं यह गुरु कौन है, आत्मा रीपर ने अचानक कहा। सोल रीपर के बोलते ही वह अचानक उछल पड़ा, मानो कोई चट्टान अपने पंख फैलाए, और अपने आगे खड़ी दुष्ट आकृति का पीछा करने लगा। उसके पीछे प्रदीप अग्रवाल भी अविश्वसनीय गति से उसके पीछे आ गया। रात के घने अंधेरे में एक खतरनाक आकृति सामने आ रही थी, जबकि दो अविश्वसनीय रूप से तेज, प्रभावशाली आकृतियां पीछे से उसका पीछा कर रही थीं। लेकिन जब सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल ने उस क्रूर आकृति का पीछा किया और सामने पहुंचे, तो वह भयानक ऊर्जा जो पहले इतनी भयंकर थी, अचानक गायब हो गई। जैसे ही जानलेवा आभा गायब हुई, सोल रीपर जमीन पर कूद गया। यह एक घना, अंधेरा जंगल था। उतरने के बाद सोल रीपर ने अजीब तरह से इधर-उधर देखा। उसी समय प्रदीप अग्रवाल, जो दौड़का आया था, भी तेजी से सोल रीपर के पास पहुंच गया। गायब हुआ। वह भयंकर आभा अचानक गायब हो गई। उनके सामने खड़े सोल रीपर ने अजीब ढंग से कहा। प्रदीप अग्रवाल एक ओर खड़े होकर अपनी मुलायम तलवार को हाथ में कसकर पकड़े हुए था और चारों ओर देखते हुए पलके झपका रहा था। वह इतनी तेजी से नहीं चल सकता था। उसे यहां होना चाहिए था। क्या यह हो सकता है कि उसने हमें खोज लिया हो? सोल रीपर ने अचानक आश्चर्य से कहा। जिस क्षण आत्मा रीपर ने ये शब्द कहे, अचानक पीछे से हवा का एक भयानक झोंका आया, जिसने जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को हिला दिया। दो अज्ञानी बदमाश, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? अचानक अंधेरे में जंगल से एक अजीब औरत की आवाज आई। यह ध्वनि कर्कश और अप्रिय थी, भूतों के रोने जैसी। अजीब आवाज सुनकर सोल रीपर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और प्रदीप अग्रवाल ने अपनी घातक नरम तलवार को एक झटके के साथ खींच लिया और आसपास के अंधेरे को ठंडेपन से देखा। तुम कौन हो? तुम इस तरह क्यों छिप रहे हो? आत्मा रीपर अचानक अंधेरे से चिल्लाया। जैसे ही उसने प्रश्न पूछा, रात में अचानक भयानक आवाज हंसी में बदल गई। ओ तुम दोनों जूनियर्स ने सचमुच चुपके से मेरा पीछा करने की हिम्मत की। लगता है तुम जीने से थक गए हो। अचानक उस अजीब औरत की आवाज फिर से आई। सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल दोनों ही शीर्षस्थ व्यक्ति थे, और जब उन्होंने ऐसी विचित्र महिला की आवाज सुनी, तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसी विचित्र महिला कब प्रकट हुई? असंभव। तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। हमने तुम्हें बस अंधेरे में गुजरते हुए देखा था और जानना चाहते थे कि तुम कौन हो। चूंकि तुम अपनी असली पहचान बताने को तैयार नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब सोल रीपर ने बोलना समाप्त किया, तो उसने अचानक प्रदीप अग्रवाल से कहा, चलो चले। बात करने के बाद दोनों अचानक उछल पड़े और वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे दोनों पहले से ही महसूस कर सकते थे कि अंधेरे में क्रूर आकृति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, और अंधेरे से प्रकट होने वाली भयावह आभा काफी हद तक यह संकेत दे रही थी कि दूसरा पक्ष कितना भयानक था। न तो सोल रीपर और न ही प्रदीप अग्रवाल जोखिम लेना चाहते थे। जैसे ही वे दोनों छलांग लगाने वाले थे, अचानक भूतिया औरत की आवाज फिर से गूंज उठी। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा।
अपनी जान बख्श दो। एक अजीब भयावह सीटी के साथ एक काली छाया अचानक सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल की ओर बढ़ी, जो उछलकर ऊपर आ गए थे। अंधेरे में एक अत्यंत भयंकर आभा ने उन दोनों पर हमला कर दिया। जब प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने दुश्मन को अचानक उन पर हमला करते देखा, तो बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वे इससे बचने के लिए केवल छलांग लगा सकते थे। वे दोनों हवा में उछले और फिर वापस जमीन पर आ गिरे। सांप जैसी भयावह काली आकृति का हमला चूक गया। फिर वह पेड़ के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गई और अचानक उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। इस समय प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने न केवल यह देखा, अजीब आदमी, उस अजीब आदमी के बाल बिखरे हुए थे और वह देखने में गंदा लग रहा था। उसके बिखरे बालों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था, जिससे उसकी आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। बस उसके फटे पुराने कपड़े ही दिखाई दे रहे थे, जिससे वह जमीन से रेंगकर निकला हुआ कोई राक्षस लग रहा था। क्या तुम सचमुच हम दोनों को जाने नहीं देना चाहते? सोल रीपर ने अपने सामने खड़े राक्षस को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। राक्षस ने अचानक व्यंग्य किया, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आह, बहुत दिनों से इंसानी खून का स्वाद नहीं चखा है। आज मैं तुम दोनों से शुरुआत करता हूं। राक्षस ने अचानक फिर आह भरी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, प्रदीप अग्रवाल पहले से ही क्रोधित हो गया। ओ तुम खलनायक हो, तुम मौत मांग रहे हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके हाथ में पकड़ी नरम तलवार हवा में चमक उठी और फूलों की वर्षा की तरह भयंकर वार करते हुए राक्षस के महत्वपूर्ण अंगों पर वार करने लगी। लेकिन तभी राक्षस ने अचानक एक अजीब सी हंसी निकाली। उत्कृष्ट तलवारबाजी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सूखा हुआ हाथ अचानक आगे बढ़ा, फिर हवा में लहराया और फिर एक शक्तिशाली अदृश्य बल के साथ आगे बढ़कर प्रदीप अग्रवाल की तलवार पर हमला कर दिया। प्रदीप अग्रवाल भी एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ था, लेकिन जब अचानक उस पर राक्षस शू हुआंग ने हमला किया, तो उसे हथेली की तकनीक में छिपी विशाल दुष्ट ऊर्जा का आभास हुआ। वह तुरंत चौंक गया और हमले से बच निकला। फिर नरम तलवार ने हवा में कई बार प्रहार किया तथा राक्षस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधा। जैसे ही प्रदीप अग्रवाल ने हमला किया, राक्षस ने अचानक अपने हाथ को भूतिया पंजे की तरह घुमाया। फिर उसका शरीर अचानक आकाश तक पहुंचने वाले एक स्तंभ की तरह हो गया, जिसने अद्वितीय गति के साथ प्रदीप अग्रवाल पर भयंकर हमला किया। जब प्रदीप अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर आते देखा, तो उसने अपनी नरम तलवार से क्षैतिज वार किया। फिर उसका शरीर हवा में कई बार उछला। प्रदीप अग्रवाल अपनी निर्दयी तलवारबाजी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी तेज तलवार की तकनीक इस राक्षस के खिलाफ पूरी तरह से बेकार लग रही थी, क्योंकि हर चाल उसे छूने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचने में असमर्थ थी। जैसे ही प्रदीप अग्रवाल ने अपनी चाल चली, सोल रीपर ने यह देखकर कि प्रदीप अग्रवाल राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता, दहाड़ा और राक्षस जैसे प्राणी पर हमला करने के लिए दोनों हथेलियां उठा लीं। अब उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, वह केवल उनकी जान बचाना चाहता था। जब राक्षस ने पीछे से आती हुई ताड़ की हवा सुनी, तो वह अचानक उछल पड़ा और फिर उसने सोल रीपर पर पीछे से हथेली से प्रहार किया। उस भयावह हथेली के प्रहार में एक अजीब दुष्ट ऊर्जा समाहित थी। जब वह ऊर्जा किसी व्यक्ति की त्वचा पर पड़ती, तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती, मानो आत्मा कटाने वाला और प्रदीप अग्रवाल का सामना करने वाला राक्षस एक ही व्यक्ति न हो। प्रतिद्वंद्वी की हथेली से निकलती दुष्ट आभा को भांपकर सोल रीपर ने सीधे वार झेलने की हिम्मत नहीं की। उसने चकमा दिया और फिर कई और हमले किए। एक बार फिर राक्षस पर हमला किया। इस समय राक्षस एक साथ दो विरोधियों से लड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी स्थिति में नुकसान में नहीं है। किसी न किसी वजह से उसकी हरकतें हमेशा लोगों को एक भयावह दुष्ट एहसास दिलाती थीं और हर चाल और हर अंदाज बेहद क्रूर होता था। प्रदीप अग्रवाल और उसके सामने खड़ा सोल रीपर ऐसे डरावने किरदार थे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यद्यपि वे एक के विरुद्ध दो लड़ रहे थे, फिर भी उन्हें अपने विरोधियों का आतंक बढ़ता जा रहा था। अचानक कई हमले करने के बाद सोल रीपर ने प्रदीप अग्रवाल से घबराकर कहा, हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। प्रदीप अग्रवाल को भी अपने सामने राक्षस का आतंक गहराई से महसूस हुआ, इसलिए उसने न सिर्फ अंधेरे में सिर हिलाया, बल्कि सोल रीपर से कई हमले भी किए। दोनों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और उनके हमले काफी तेज थे। इससे राक्षस को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जब उन दोनों ने राक्षस को कई कदम पीछे धकेल दिया, तो सोल रीपर ने अचानक कहा, भागो।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहां से भाग जाना चाहता था। उसी समय प्रदीप अग्रवाल भी तेजी से उछला और उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ गया। लेकिन वे भागकर कहाँ जा सकते थे? अभी भी भागने की कोशिश कर रहा हूं। रहना एक जोरदार चीख के साथ राक्षस अचानक उछल पड़ा और उसी क्षण उसका पूरा आकार बड़ा हो गया। फिर उसके सूखे हाथ अचानक भूतिया पंजों की तरह आगे की ओर बढ़े और उसकी सूखी हथेलियों से निकली दो भयानक चूषण शक्तियों ने प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। अरे अरे, मेरी पकड़ से जिंदा भागने की कोशिश कर रहा है। सपने देखो, उसके मुंह से भयानक आवाज निकली। यकीन करना मुश्किल था कि इस हट्टे-कट्टे, राक्षसी दिखने वाले आदमी की आवाज एक औरत जैसी तीखी और अप्रिय थी। जैसे ही प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर अनायास ही उनकी ओर खींचे जा रहे थे, दोनों तुरंत घबरा गए। प्रदीप अग्रवाल ने अचानक अपनी कोमल तलवार जमीन में घुसा दी ताकि शक्तिशाली चूषण बल को रोका जा सके। ठंडी जमीन पर पड़ते ही तलवार फुफकार उठी और चिंगारी निकली। इस बीच सोल रीपर अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर भी वह भयानक चूषण बल को रोक नहीं सका। जैसे ही दोनों को अंदर खींचा जाने वाला था, सोल रीपर ने अचानक अपने सामने एक बड़े पेड़ को पकड़ लिया। जैसे ही उसे अंदर खींचा जा रहा था, उसका शरीर झटका खा रहा था। इस बीच प्रदीप अग्रवाल ने अपनी तलवार को ठंडी जमीन में गाड़ दिया और शक्तिशाली चूषण का विरोध करने के लिए दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। लेकिन जिस समय राक्षस उन दो भूतिया पंजों को चूस रहा था, उसने अचानक अपना शरीर तेजी से आगे की ओर हिलाया। फिर ये दो भूतिया हरकतें हथेलियों के प्रहारों में बदल गईं। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों भयानक हथेलियों ने एक के बाद एक प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर पर वार किया। भारी प्रहार सीधे प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर के शरीर पर पड़े। अंधेरे से दो चीखें गूंजी। प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यद्यपि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, तथापि वे काफी दूरी पर गिरे। प्लायन अचानक आत्मा काटने वाले के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। शरीर में चुभन भरी पीड़ा के बावजूद वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में छलांग लगाकर भागे। उन्हें भागना ही था, अन्यथा वे आज यहीं मर जाते। राक्षस की योजना विफल हो गई। उसने दोनों को मारने का इरादा किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे इस महत्वपूर्ण क्षण में भाग निकले और वह क्रोध में दहाड़ा। पूरे अंधेरे जंगल में अजीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उसकी भयानक आवाज क्रोध और आक्रोश से भरी हुई थी। रात और अधिक अंधेरी होती गई। रात के अंधेरे में गंभीर रूप से घायल सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल ने अपना हताश भागने का प्रयास जारी रखा। उन्हें पता ही नहीं था कि वे कितनी देर तक चले थे, लेकिन आखिरकार वे इतने थक गए थे कि अब और दौड़ नहीं सकते थे। इसके अलावा अंदरूनी चोटों के कारण वे हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर दौड़ने के बाद वे जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून की धार बह निकली। खून, बैंगनी भूरे रंग का प्लाज्मा, ठंडी जमीन पर बह रहा था। दोनों व्यक्ति पीड़ा से जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पीले और डरावने हो गए थे। कैसे कैसे हो तुम? सोल रीपर ने प्रदीप अग्रवाल से पूछा। उसकी गंभीर चोटों के बावजूद प्रदीप अग्रवाल ने अपने दिल में उमड़ते खून को रोका और पीले चेहरे के साथ कहा, मैं ठीक हूं। इस समय सोल रीपर ने बड़ी मुश्किल से अपनी छाती पर लगे घाव को देखा। उसे अपनी छाती पर एक बैंगनी काले हाथ का निशान दिखाई दिया, जो भयानक और डरावना था। ऐसी क्रूर हस्तक्रिया देखकर सोल रीपर की आंखों में डर उभर आया। यह राक्षस कौन है? यह बहुत भयानक है। उसके सामने खड़ा सोल रीपर अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और हौंफते हुए बोला। प्रदीप अग्रवाल ने निराशा में अपना सिर हिलाया, यह दर्शाते हुए कि वह नहीं जानता। युद्ध की दुनिया में मैंने कभी इस राक्षस के बारे में नहीं सुना है। सोल रीपर ने कठिनाई से बोलते हुए हाँफते हुए कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुमने तुमने अभी क्या तुमने उसकी आवाज सुनी? आवाज औरत जैसी लग रही थी, लेकिन वो एक मर्द था। आत्मा कटान करने वाले ने अपने शरीर में दर्द सहते हुए इस बात को याद किया। यह सुनकर प्रदीप अग्रवाल भी दंग रह गया। तुम्हारा मतलब है? प्रदीप अग्रवाल ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी चौड़ी करके कहा। इस क्षण आत्मा रीपर को भी बहुत धक्का लगा। हम उस राक्षस गुफा से सामना नहीं कर सकते थे, है ना? आत्मा रीपर के होठों से अचानक एक कांपती हुई आवाज निकली। दानव गुफा में राक्षस, इंटरसेक्स व्यक्ति। आत्मा रीपर के ऐसा कहने के बाद प्रदीप अग्रवाल, जिसका चेहरा आमतौर पर ठंडा रहता था, अचानक चकित और भयभीत होकर जम गया। वह पैदा हुआ था। क्या वह राक्षस सचमुच पैदा हो गया है? आत्मा रीपर ने अवाक होकर घने अंधेरे में घूरते हुए पूछा।
अब प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने मूलतः यह अनुमान लगा लिया है कि जिस राक्षस से उनका सामना हुआ था वह था द हेर्मेफ्रोडाइट, जो नरक के द्वार के भीतर दानव गुफा में कैद था। सच्चाई जानने पर सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल दोनों के भाव काफी बदल गए। वह राक्षस यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? आत्मा रीपर ने पूछा। उसका चेहरा भय से भर गया। आत्मा रीपर ने, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और जो गंभीर रूप से घायल था, प्रश्न पूछा। पास ही खड़े प्रदीप अग्रवाल को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने निराशा में सिर हिलाया, गहरी सांस ली और फिर काली रात के आसमान की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं और कहा, कोई बात नहीं, यह चमत्कार ही है कि हम दोनों आज बच गए। हाँ, प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर आज काफी भाग्यशाली थे। यदि वे एक सेकंड के एक अंश के बाद भी वहां पहुंचते तो निश्चित रूप से उस राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट के हाथों उनकी मृत्यु हो जाती। अब प्रदीप अग्रवाल, यह कौन सी जगह है? आत्मा रीपर ने अचानक पूछा। जब सोल रीपर ने अचानक यह सवाल पूछा तो प्रदीप अग्रवाल न केवल स्तब्ध रह गया बल्कि अपनी गंभीर चोटों के बावजूद धीरे से बोला, यह बंगलुरु की सीमा लगती है। जब सोल रीपर ने बंगलुरु शब्द सुना तो उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। अरे नहीं, वह अचानक चौंक कर बोला। जब उन्होंने अचानक अच्छा नहीं शब्द कहा तो प्रदीप अग्रवाल अचंभित रह गया। क्या हुआ? प्रदीप अग्रवाल ने जल्दी से पूछा। लेकिन फिर ऐसा लगा कि सोल रीपर को कुछ याद आ गया है और उसका पहले से ही पीला और गंभीर रूप से घायल चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्या बंगलुरु बंसल परिवार का क्षेत्र नहीं है, जो 4 महान परिवारों में से एक है? आत्मा रीपर ने अचानक पूछा। बंगलुरु बंसल परिवार 4 महान परिवारों में से एक। दरअसल बंसल परिवार बंगलुरु में हमारी आंखों के ठीक सामने स्थित है। जब से विवान ने वज्रकेतु तलवार चुराई है, बंसल परिवार के बुजुर्ग प्रदीप बंसल हमेशा उस नफरत को याद करते रहे हैं। हालांकि चंद्रेश चौधरी के प्रकट होने और भूत सेवक के जन्म के कारण बुजुर्ग युवेन की विवानदे के प्रति दुश्मनी धीरे धीरे दूर हो गई है। यद्यपि शिकायतें अभी तक हल नहीं हुई हैं, बंसल परिवार की जुआन तलवार वास्तव में खो गई है। यह बंसल परिवार के लिए एक घातक झटका है क्योंकि प्राचीन तलवार वज्रकेतु तलवार अभी भी नहीं मिली है। उस महान उथल-पुथल का अनुभव करने के बाद बंसल परिवार बहुत अधिक वश में हो गया और अब वे केवल अपने क्षेत्र में ही आज्ञाकारी रूप से रह सकते हैं। हालांकि जब सोल रीपर ने सुना कि यह बंगलुरु की सीमा और बंसल परिवार का क्षेत्र है, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद बदसूरत हो गई, जैसे कि उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रदीप अग्रवाल ने आश्चर्यचकित भाव से सोल रीपर को देखा और पूछा हुआ, तुमने अभी क्या कहा? प्रदीप अग्रवाल के सवाल पूछने पर सोल रीपर ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अचानक उस मौत भरी शांत रात की ओर देखा और किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही थी। एक लंबे विराम के बाद सोल रीपर ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह राक्षस यहां से क्यों गुजरा। ये शब्द अचानक सोल रीपर के मुंह से निकल गए। आत्मा रीपर के ऐसा कहने के बाद प्रदीप अग्रवाल आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, क्यों? प्रदीप अग्रवाल, क्या तुम्हें अभी भी 20 साल से भी ज्यादा पहले का वह समय याद है जब तुम्हारे 4 परिवारों ने उस राक्षस को घेर लिया था? आत्मा रीपर ने अचानक पूछा। जैसे ही उसने यह कहा, प्रदीप अग्रवाल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम्हारा मतलब है? प्रदीप अग्रवाल ने अचानक पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह सही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह राक्षस उस साल के खूनी झगड़े का बदला लेने के लिए वापस आ गया है। उस समय तुम्हारे 4 महान परिवारों और मार्शल आर्ट की दुनिया के कई लोगों ने उस राक्षस को लुआन पर्वत पर धकेल दिया था और अंततः उसे आत्महत्या करने के लिए एक चट्टान से कूदने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वह राक्षस भाग्यशाली था और मरा नहीं। जरा सोचो, अब जब वह दानव गुफा से बाहर आ गया है तो सबसे पहले वह बदला जरूर लेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह राक्षस शायद एल साल से भी पहले के खून के कर्ज की भरपाई के लिए यहां आया है। अपने सामने खड़े आत्मा रीपर को अचानक यह कहते हुए सुनकर प्रदीप अग्रवाल की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। तो आप कह रहे हैं कि बंसल परिवार को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है? यह संभवतः हमारी कल्पना से भी अधिक भयावह है। हम पहले ही उस राक्षस की भयानक शक्ति देख चुके हैं। यदि वह वास्तव में बंसल परिवार से निपटने का इरादा रखता है तो संभवतः पूरा बंसल परिवार ही खत्म हो जाएगा। सोल रीपर ने आह भरी। यह सुनकर प्रदीप अग्रवाल अपनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद अचानक खड़ा हो गया। नहीं, हमें उस राक्षस को रोकना होगा, प्रदीप अग्रवाल ने अंधेरे में खड़े होकर कहा। आत्मा रीपर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा,
क्या अब तुम्हारे और मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है? इसके अलावा अगर हम समय पर पहुंच भी जाएं, तो भी हम शायद मौत के मुंह में जा रहे होंगे। अफसोस, अब जब राक्षस को छोड़ दिया गया है, मुझे डर है कि कोई भी उसे अकेले नहीं मार सकता। उनके सामने खड़ा आत्मा काटने वाला आह भरकर बोला। प्रदीप अग्रवाल को भी मौजूदा हालात की गंभीरता का एहसास था। उसे मुख्य रूप से बंसल परिवार की चिंता नहीं थी। उसे इस समय सबसे ज्यादा चिंता अपने ही परिवार की थी, अग्रवाल परिवार की। क्योंकि उस राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट के खिलाफ लड़ाई के पीछे असली मास्टरमाइंड उसके पिता ओयुआंग परिवार के संस्थापक ओल्ड मास्टर ओयुआंग वुजियांग थे। यदि वह राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट वास्तव में अपने रक्त द्वेष का बदला लेने के लिए राक्षस की मान से बाहर आती है, तो निस्संदेह अग्रवाल परिवार को एक अभूतपूर्व और भयानक आपदा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रदीप अग्रवाल कई वर्षों से अपने परिवार के पास नहीं लौटा था, फिर भी उसके अंदर ओयुआंग परिवार का खून था, इसलिए वह इस समय बहुत चिंतित था। सोल रीपर अविश्वसनीय रूप से चतुर था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि प्रदीप अग्रवाल किस बात से चिंतित था। उन्होंने न केवल यह पूछा, क्या आप अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं? प्रदीप अग्रवाल चुप रहा, उसका ठंडा शरीर अंधेरे में खड़ा रहा। अफसोस, उस समय सुदूर उत्तर पश्चिम में हमारे सीटू परिवार के अलावा 4 महान परिवारों में से आप तीनों ने मिलकर उस राक्षस से निपटा था। ऐसा लगता है कि देर सवेर वह राक्षस आपके अग्रवाल परिवार को भी निशाना बनाएगा। और चलो पहले बंगलुरु चले और देखें कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि वह विकृत हेर्मेफ्रोडाइट महिला बस वहां से गुजर रही हो। कौन जाने, आत्मा रीपर ने अंत में कहा। अब तो उसे अपनी बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदीप अग्रवाल को सांत्वना देने के लिए वह बस इतना ही कह सके। ये शब्द कहने के बाद प्रदीप अग्रवाल ने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, चलो स्थिति की जांच करने के लिए एक साथ बंगलुरु चलते हैं, प्रदीप अग्रवाल ने उग्रता से कहा। यदि वह राक्षस वास्तव में खून के झगड़े का बदला लेना चाहता है, तो मैं उसे मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने से रोकूंगा, चाहे वह जीवित रहे या मर जाए। आत्मा काटने वाले ने सिर हिलाया। अचलो पहले अपनी चोटों का इलाज करवा ले और फिर तुरंत बंगलुरु के लिए रवाना हो जाएं। हाँ, प्रदीप अग्रवाल ने सिर हिलाया। दोनों को द हेर्मेफ्रोडाइट की क्रूर हथेली की तकनीक ने घायल कर दिया था। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उनकी अंदरूनी चोटें बेहद गंभीर थीं। थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोनों कमजोर और हांफते हुए दिखाई दिए और उनकी छाती में सुई जैसे तेज दर्द से धड़कन हो रही थी। इसलिए उन्हें बंगलुरु जाने से पहले आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। यह निर्णय लेने के बाद दोनों अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए अंधेरे में चुपचाप बैठने लगे। बंगलुरु एक हलचल भरा महानगर। यह जगह एक हलचल भरे महानगर के रूप में जानी जाती है। दूर से बंगलुरु चमकदार रोशनी और नियॉन लाइटों से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। बंगलुरु में भी एक शक्तिशाली और बड़ा परिवार है, बंसल परिवार। बंसल परिवार बंगलुरु में अविश्वसनीय रूप से धनी है, जो प्रांत के अधिकांश रियल एस्टेट बाजार को नियंत्रित करता है और खानपान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। बंसल परिवार घमंडी और दबंग था, जो सभी को नीची नजर से देखता था। 4 प्रमुख परिवारों में सबसे धनी होने के नाते बंसल परिवार के पास निश्चित रूप से गर्व करने का कारण है। हालांकि जब से विवान ने तलवार चुराई है, बंसल परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। आज के बंसल परिवार में पहले जैसा रौब नहीं रहा, बल्कि वह और भी ज्यादा शांत हो गया है। हर कोई जानता है कि बंसल परिवार 4 महान परिवारों में सबसे पुराना है। इसके अलावा वज्रकेतु तलवार रखने वाला एकमात्र परिवार होना गर्व की बात है। लेकिन यह ठीक इसलिए है क्योंकि उनके परिवार के पास वज्रकेतु तलवार है, इसलिए कई लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। अब बंसल परिवार की वज्रकेतु तलवार बहुत पहले ही गायब हो चुकी है और उस घटना के बाद से पूरा बंसल परिवार पतन की ओर अग्रसर है। यद्यपि उस घटना के बाद से बंसल परिवार की स्थिति खराब हो गई है, फिर भी यह अभी भी एक बड़ा परिवार है। भूखा ईंट भी घोड़े से बड़ा होता है। यही कारण है कि बंसल परिवार के पास इतनी बड़ी और पर्याप्त संपत्ति है। बंगलुरु में एक प्रमुख स्थान पर स्थित बंसल परिवार अभी भी प्राचीन चीनी परंपराओं को बनाए रखता है और यहाँ तक कि उनके घरों की वास्तुकला भी पुरानी पीढ़ी की भावना को प्रतिबिंबित करती है। एक विशाल हवेली दिखाई दे रही थी, जो बंसल परिवार का पैतृक क्षेत्र था। यहाँ बंसल परिवार के प्रत्यक्ष और शाखा सदस्य, साथ ही परिवार के संरक्षक भी मौजूद हैं। इस स्थान पर परिवार के अंगरक्षकों द्वारा अंदर
और बाहर दोनों ओर कड़ी सुरक्षा रखी गई थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे बंसल परिवार के साथ कुछ घटित हुआ है, क्योंकि बंसल परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर अंदर बाहर आने जाने के दौरान अत्यधिक बेचैनी दिखाई दे रही थी। मानो बंसल परिवार के साथ कुछ बड़ी घटना घटित हो गई हो। बंसल परिवार के परिसर के अंदर देखने पर हर जगह पहरेदार आते जाते दिखाई दे रहे थे। जगमगाती रोशनी से जगमगाती बंसल परिवार की हवेली पहरेदारों से भरी हुई थी। हर कोई सतर्क दिख रहा था और आलस्य का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। तभी बंसल परिवार से एक आदमी टैंक सूट पहने बाहर आया। हालांकि वह आती या 8 साल का लग रहा था, लेकिन वह बेहद फुर्तीला था। उसके गालों की हड्डियां बहुत ऊंची थीं और आंखें तेज थीं। ऐसे व्यक्ति को विशेषज्ञ आसानी से पहचान सकते हैं। वह निस्संदेह बाह्य मार्शल आर्ट का मास्टर है। वे खुरदुरे हाथ, जो अब आस्तीनों के अंदर घुसे हुए थे, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आकर वह मुड़ा और तेजी से पश्चिम की ओर पिछले दरवाजे की ओर चल पड़ा। वहां भी कई लोग बंसल परिवार के पिछवाड़े की रखवाली कर रहे थे। उसके पहुंचने के बाद गार्डों ने बूढ़े आदमी को देखा। हेड स्टीवर्ड, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधित किया। पता चला कि यह बूढ़ा आदमी विवेक बंसल था, जो बंसल परिवार का मुख्य प्रबंधक था। विवेक बंसल ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर अपने पीछे गेट की ओर देखा। तीखी निगाहों से उसने अचानक पूछा, तुषार, यहां क्या चल रहा है? जैसे ही मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल ने सवाल पूछा, तुषार नामक मर्दाना आदमी ने तुरंत जवाब दिया, सब कुछ सामान्य है। ओह, यह अच्छा है। तुम्हें मेरे लिए इस पिछले दरवाजे की अच्छी तरह से रखवाली करनी होगी। याद रखो, अगर कोई परेशानी का संकेत मिले तो हमसे संपर्क करना सुनिश्चित करो। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। मुख्य प्रबंधक ने अचानक निर्देश दिया। उनके अधीनस्थों में से एक, तुषार ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया, ठीक है, वो अच्छा है। पिछले दरवाजे की जांच करने के बाद मुख्य प्रबंधक यूएन कैंग तेजी से सामने के क्षेत्र में गश्त करने चले गए। किसी कारणवश सभी के चेहरों पर अत्यंत बेचैनी थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। अचानक जैसे ही मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल उत्तर की ओर बंसल परिवार की हवेली की ओर चल रहा था, अचानक उत्तर से एक चीख की आवाज आई। तभी उन्होंने किसी को घबराकर चिल्लाते सुना, यह प्रकट हो गया है। खूनी हाथ का निशान फिर से प्रकट हो गया है। एक खूनी हाथ का निशान। जैसे ही भयानक चीख सुनाई दी, विवेक बंसल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फिर वह तेजी से चीख की ओर दौड़ा। यहां पर बंसल परिवार के 13 सदस्यों को देखा जा सकता था, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर घबराहट थी। वे सभी तेज चाकू पकड़े हुए थे। उनके चेहरे बेचैनी से भरे हुए थे, क्योंकि वे गेट के चारों ओर खड़े थे। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। उस समय मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल पहले से ही तेजी से उनकी ओर दौड़ रहे थे। हेड स्टीवर्ड यहाँ है, हेड स्टीवर्ड यहाँ है। बगल में खड़े तुलौलो अंगरक्षकों ने हेड स्टीवर्ड यूएन ज़ैंग को देखते ही चिल्लाया। हेड स्टीवर्ड विवेक बंसल बेहद गंभीर लग रहे थे। दौड़कर उनके पास आए और जल्दी पूछे, क्या हुआ, क्या हुआ? बटलर, खून। खूनी हाथ का निशान फिर से प्रकट हो गया है। सूट पहने एक हट्टे कट्टे आदमी ने भयभीत स्वर में कहा। रक्त हस्तछाप शब्द सुनते ही मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल तुरंत दंग रह गया। कहाँ? मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल ने आश्चर्य से पूछा। उन लोगों ने तुरंत गेट की ओर इशारा किया और कहा, खूनी हाथ का निशान गेट पर है। दरवाजा खोलो और मुझे देखने दो। मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल दहाड़ा। जैसे ही विवेक बंसल ने दहाड़ लगाई, उसके आसपास खड़े लोगों ने जल्दी से दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने चाकू कसकर पकड़ रखे थे और चारों ओर देख रहे थे। तभी मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल ने गेट पर खून से सने हाथ का निशान देखा। भारी चंदन की लकड़ी का दरवाजा खूनी हाथ के निशान से इतना गहराई से हिल गया था कि वह पूरी तरह से धंस गया। यह स्पष्ट रूप से किसी अत्यंत गहन हस्त कौशल वाले व्यक्ति द्वारा हिलाया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गहरी हथेली का निशान लाल रक्त से ढका हुआ था। खून बहुत भयानक और बदबूदार था, जिससे यह तुरंत पहचाना जा सकता था कि यह मानव रक्त है। जब सभी ने दरवाजे पर अंकित भयानक खूनी हाथ के निशान को देखा, तो उनके चेहरे पीले और बसूरत हो गए। इस बीच मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल रक्त लाल हाथ के निशान को गंभीरता से देख रहा था। लानत है, वह अचानक दहाड़ा। मुझे बताओ, तुम्हें कब पता चला? मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल ने जल्दी से पूछा। उसके आदमियों ने तुरंत जवाब दिया, हमने अभी अभी इसका पता लगाया है। अपने आदमियों की बातें सुनकर विवेक बंसल ने तुरंत आदेश दिया, हर जगह तलाशी के लिए आदमी भेजो। याद रखो, एक भी कोना मत छोड़ना।
हाँ, आदेश प्राप्त करने के बाद उसके आदमियों ने तेजी से हर जगह खोज शुरू कर दी। मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल खून से सने हाथ के निशान को घूर रहा था। उसकी भौहें बढ़ती बेचैनी से सिकुड़ रही थीं। कुछ बार भयानक खूनी हाथ के निशान पर नजर डालने के बाद युवेन ज़ेंग जल्दी से बंसल परिवार की केंद्रीय हवेली की ओर चल पड़ा। एक भव्य कमरे के बिल्कुल बीच में बंसल परिवार का मुखिया प्रदीप बंसल निश्चल बैठा था। लगभग 100 साल का यह बूढ़ा आदमी अभी भी बहुत ऊर्जावान दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर के लोग कहते हैं कि युवान हुआंगजी एक अमर बूढ़ा आदमी है। जैसे ही प्रदीप बंसल कमरे के अंदर पहुंचे, उनके मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल अंदर आ गए। मास्टर, कुछ भयानक हुआ है। खूनी हाथ का निशान फिर से उभर आया है। युवान कैंग, जो अभी अभी अंदर आया था, ने चेहरे पर बेचैनी के भाव के साथ जल्दी से कहा। प्रदीप बंसल के बगल में उसके 2 विश्वास पात्र खड़े थे, लेकिन दोनों ही काफी युवा लग रहे थे। विवेक बंसल की बात सुनकर उनकी आंखों में डर के भाव उभर आए।